हर नेशनल टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही एक फैंस ज़रूर होते हैं जो हमेशा ट्रॉफी नहीं रिडेम्पशन मांग रहे होते हैं। और शायद कोई नेशन इंग्लैंड से ज़्यादा ये रिडेम्पशन डिजर्व नहीं करता। 1996 सिर्फ एक वर्ल्ड कप और उसके बाद सिर्फ दुख और दर्द। गोल्डन जनरेशन आए, लेजेंड्स आया, फुटबॉल कमिंग्स होम भी आया, लेकिन वर्ल्ड कप कभी घर नहीं आया। और आज जब 2026 वर्ल्ड कप अपने दरवाजे पे है और शायद इंग्लैंड के पास आज है वन ऑफ द बेस्ट टीम इन डिकेड्स, और कह सकते हैं वन ऑफ द कंप्लीट टीम्स इन डिकेड्स। लेकिन सवाल वही है, क्या इस बार इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है या फिर ये भी एक ब्यूटीफुल कोलैप्स बनकर रह जाए। सो लेट्स बिगिन। Yeah, yeah. Wandering round, wonder why I'm sensitive to these sounds. Plant down and lotus and attempt to ground. Knowing if I fail to lift the veil, I'm hellbound. Journey through the fate of all the hate I found. Done laying out the laments for these lames, big clowns. We can still throw down pound for pound if you choose to drag my name through the mud with no bounds. Scars go deep, but the passion can shift. Trying to find a balance between anger and bliss. Searching for my purpose when success is a myth. I thought I knew the gist of the plot, but it came with a twist. Had it all mapped out, but none of the pieces fit. Abandonment issues got me doing the split. Realizing I didn't really need what I wish. Got sick of getting tricked into giving the devil a kiss. Welcome to the side of hell. They got me under a spell. And I got a story to tell. As soon as I break out of this shell. Welcome to the side of hell. इंग्लैंड का प्रॉब्लम शायद टैलेंट था ही नहीं, उनका प्रॉब्लम था प्रेशर। हर एक जनरेशन को गोल्डन जनरेशन का करार दे दिया गया। डेविड बेकहम, स्टीवन जेरार्ड, फ्रैंक लैम्पार्ड, वेन रूनी, सब के सब अपने एक एक साल का टीम जैसे पेपर में तो मॉन्स्टर लगता था, लेकिन रियलिटी में वो था कियोसिक। और ये कियोस कभी पेनल्टी में, कभी टैक्टिकलिटी में, कभी मेंटलिटी में हमेशा झलकता था। और इंग्लैंड हमेशा ऐसे वर्ल्ड कप खेलता आया है जैसे कि वो देख के प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि भैया इनकी नैया तो डूबने वाली है, और जो कि सही भी था। और ऑनेस्टली वो प्रॉब्लम कभी कभी प्लेयर्स के फुटबॉल से भी ज़्यादा बड़ा लगता था। लेकिन उसके बाद एक मैनेजर आया जिसने इंग्लैंड को फ्लैशी तो नहीं लेकिन फंक्शनल बनाया, जिसका नाम है गैरेथ साउथगेट। उन्होंने इंग्लैंड को एक परफेक्ट टीम तो नहीं बनाया, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज्ड ज़रूर बनाया। साउथगेट के बाद ही इंग्लैंड टीम एक टूर्नामेंट प्लेइंग टीम बन पाई। उनके टैक्टिक्स में प्लेयर्स कंफर्टेबल लगने लगे और रिजल्ट्स भी आने लगे, बट नॉट दैट मच कन्विंसिंग। जैसे 2018 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2020 का यूरो फाइनल और पिछले साल का वर्ल्ड कप 2022 में फ्रांस के अगेंस्ट, जिसका परफॉर्मेंस फ्रांस के साथ कॉम्पिटिटिव तो था लेकिन एक कोलैप्स एट लास्ट रहा। लेकिन उस बार भी इंग्लैंड एक टैलेंटेड अंडर अचीवर से ज़्यादा एक सीरियस कंटेंडर्स लग रहा था। साउथगेट इंग्लैंड को चैंपियंस तो नहीं बनाया, लेकिन इंग्लैंड को उस फियर से उन्होंने बाहर निकाला। बट इवेंचुअली क्वेश्चन तो चेंज हो ही जाता है, कैन इंग्लैंड फाइनली विन? और शायद इसीलिए एफए ने चूज किया थॉमस टुशेल को, बिकॉज टुशेल इज नॉट अ स्टेबिलिटी कोच, बट he is more of an elite tournament tactician. He is a Champions League winner, big game manager and a detailed oriented coach. एक ऐसा मैनेजर जो नॉकआउट फुटबॉल को चेस की तरह ट्रीट करता है, और मे बी इंग्लैंड को एग्जैक्टली यही चाहिए था। हमें कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन ज़्यादा बेहतर है, गैरेथ साउथगेट और थॉमस टुशेल। अब अगर ऑनेस्टली एक बार स्क्वाड पे नजर मारो तो ये इंग्लैंड के सबसे बैलेंस टीम में से एक है, जो कि मॉडर्न एरा में अब तक की सबसे बेस्ट बैलेंस टीम है। ये सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि प्रोफाइल से भी। जैसे कि हम सब जानते हैं गोलकीपर में जॉर्डन पिकफोर्ड अभी तक का नंबर 1 चॉइस रहा है इंग्लैंड के लिए, और जैसे कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में उसका परफॉर्मेंस टॉप पर रहा है। डिफेंस में इंग्लैंड के पास क्वालिटी भी है और अनसर्टेनिटी भी, जैसे कि जॉन स्टोन्स, जो कि अभी भी द मोस्ट
बॉल प्लेइंग डिफेंडर है इंग्लैंड के लिए। थॉमस तुशेल उसको ओपनली की प्लेयर बोल चुका है वैसे, लेकिन प्रॉब्लम वही है, स्टोन्स पूरा सीजन इंजरी से स्ट्रगल करता आ रहा है और वर्ल्ड कप के 1 महीने पहले तक भी इंग्लैंड उसका मैच फिटनेस अभी भी मॉनिटर कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे मार्क गिए ही, एजरी कॉन्सा और हैरी मैगवायर इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कभी कभी नॉकआउट फुटबॉल में टैक्टिक्स से भी ज़्यादा अवेलेबिलिटी मैटर करता है और यहाँ पे हमारे पास फुल बैक एरियाज भी इम्पॉर्टेंट है। अगर रीस जेम्स फिट हो जाता है तो राइट बैक के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा का पूरा छोड़ दो, वो एक परफेक्ट फिट है राइट बैक के लिए। वो डिफेंसिवली स्ट्रांग है, प्रेस रेजिस्टेंट है और उसके पास एलिट क्रॉसिंग लेवल भी है। लेकिन टूर्नामेंट से पहले उसकी हैमस्ट्रिंग इंजरी भी एक बहुत बड़ी कंसर्न बन के रह चुकी है, लेकिन अगर ये टाइम पे कम बैक कर पाए, जो कि हो सकता है, तो फिर इंग्लैंड की टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। लेफ्ट साइड पे भी फुल बैक में हमारे पास अनसर्टेनिटी है। ल्यूक शॉ रिसेंटली इंजियो स्केयर से निकला है और टूशेल साइमल्टेनियसली यंगर ऑप्शंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, लेकिन मिडफील्ड में इंग्लैंड का रोल क्लियर लगता है। मिडफील्ड में डिफेंसिव प्लेटफॉर्म के लिए डिक्लन राइस है, उसके सामने है जूड बेलिंगहैम जो कि इंटेंसिटी और प्रोग्रेशन देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टैक्टिकल क्वेश्चन यही होगा कि इंग्लैंड अपना क्रिएटिविटी कैसे स्ट्रक्चर करेगा, बिकॉज फिल फोर्डन क्लब फुटबॉल में तो एलिट है, लेकिन इंग्लैंड शर्ट में उसका क्या परफेक्ट रोल होगा वो अभी भी क्लियर नहीं है। ये मिस्ट्री भी कहीं ना कहीं अनसॉल्व रह गया है, इसीलिए इस जगह पे कोल पाल्मर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। कोल पाल्मर की कामनेस इन प्रेशर सिचुएशन, क्विक डिसीजन मेकिंग एंड फाइनल थर्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से उस रोल पे और भी इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। और यंगर मिडफील्ड प्रोफाइल्स में कोबी मेनू, एडम वर्टन और एलियट एंडरसन भी इंग्लैंड को वो कंट्रोल दे सकते हैं जो हिस्टोरिकली इंग्लैंड के पास नहीं था। और अटैक में ऑब्वियसली हमारे पास सेंटर पीस है हैरी केन, लेकिन डिफरेंस यही है कि इंग्लैंड अब केन पे ओवर डिपेंडेंट नहीं लगता। वहीं पे आते हैं जहां पे हमारे पास राइट विंग में दिखते हैं बुकायो साका। वो अलग ही बंदा है, वो वाइड में खुद ही एक आइसोलेट थ्रेड बना हुआ है और स्क्वाड डेप्थ इतना स्ट्रांग है कि मार्कस रैशफोर्ड जैसे प्लेयर, डोमिनिक सोलंके जैसे प्लेयर या फिर हार्वी बर्न्स जैसे प्लेयर्स आर ऑल्सो इन हैंड। लेकिन स्क्वाड सिलेक्शन ये डिबेट का पार्ट है, पर शायद पहली बार इंग्लैंड सिर्फ एक कलेक्टेड टैलेंट का नेम लिस्ट नहीं लग रहा। इस बार की इंग्लैंड का स्क्वाड एक्चुअली में एक टूर्नामेंट के लिए इंजीनियर्ड फुटबॉल टीम लग रही है। लेकिन आखिर में हम सब एक ही बात पे अटक चुके हैं आके, इंग्लैंड अगर इतना ही टैलेंटेड है तो आखिर में वो लोग ट्रॉफीज क्यों नहीं जीतते। और यहाँ पे आंसर मेंटालिटी से ज़्यादा टैक्टिकलिटी पर है। ये चीज़ हमको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इंग्लैंड का स्क्वाड टैलेंटेड तो है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो बड़े बड़े एलीट टीम्स के अगेंस्ट कोलैप्स कर जाता है। मिड लेवल टीम्स के अगेंस्ट इंग्लैंड कंफर्टेबल तो दिखता है। इंग्लैंड के ओपोनेंट में कोई मिड लेवल टीम आता है तो इंग्लैंड को अटैक मिलता है, पोजीशन मिलता है, फाइनल थर्ड में बॉल्स भी मिलते हैं और इंग्लैंड परफॉर्म्स तो अच्छी तरह करेगी। लेकिन जब अगला टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट इक्वली टैक्टिकल और एनालिटिकल हो तब इंग्लैंड एक्सपोज हो जाता है। और ये क्रैक्स, ये प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा दिखता है बिल्डअप फेज में। उनका बिल्डअप बहुत ही स्लो और लो ब्लॉक से बॉल आगे ले जाने के लिए इनके डिफेंडर्स को और मिडफील्डर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एलिट प्रेसिंग टीम्स के अगेंस्ट इंग्लैंड अपना बिल्डअप बनाने में नाकामयाब रहती है या फिर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जब भी इंग्लैंड लो ब्लॉक से अटैकिंग फेज में जाता है और बॉल बिल्डअप करने की कोशिश करता है, मिडफील्ड इंग्लैंड का डिस्कनेक्टेड लगता है और तभी इंग्लैंड का अटैक इंडिविजुअल मोमेंट्स पर डिपेंड करती है। और इसीलिए प्लेयर्स लाइक फिल फोर्डन एंड हैरी केन उतना इफेक्टिव इंग्लिश टीम में नहीं लगते जितना कि वो लोग क्लब फुटबॉल में लगते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर उनको सपोर्ट नहीं देता। लेकिन एक और इशू भी है, जैसे कि मैं पहले भी बोला था, इंग्लैंड का मिडफील्ड प्रॉब्लम। मिडफील्ड में इंग्लैंड का बैलेंस ठीक नहीं है। इफ़ वी टेक अ लुक एट दैट, इंग्लैंड के पास टैलेंट तो बहुत है,
डेक्लन राइस डिफेंसिव स्टेबिलिटी देता है, लेकिन जब गेम कियोटिक हो जाता है, इंग्लैंड को कभी कभी एक डीप कंट्रोलर की कमी ज़रूर खौलती है। एक ऐसा मिडफील्डर जो टेम्पो स्लो करे, प्रेस रेजिस्ट करे और गेम को इमोशनली नहीं बल्कि रिदम से कंट्रोल करे, जस्ट लाइक पेड्री। और इंग्लैंड कैंट हैव पेड्री। स्पेन के पास हिस्टोरिकली ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे। क्रोएशिया के पास था मॉड्रिच, आज अर्जेंटीना के पास मैकेलिस्टर और एंजो फर्नांडेज जैसे ऐसे प्लेयर्स हैं। और यहीं पे इंग्लैंड कभी कभी ट्रांजिशंस में फंस जाता है। और अगर देखो मॉडर्न नॉकआउट फुटबॉल या टूर्नामेंट में कंट्रोल ही सब कुछ होता है। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स इज द डिफेंसिव कंसर्न। इंग्लैंड के पास टैलेंटेड डिफेंडर्स तो है, लेकिन इंजरी के चलते अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए, इंग्लैंड को डिफेंसिव स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़े, और अगर यहाँ पे इंग्लैंड हाई डिफेंसिव लाइन और रिकवरी ट्रांजिशन में खेलना शुरू करे, तो टीम वल्नरेबल बन सकती है, स्पेशली अगेंस्ट एनी फास्ट काउंटर अटैकिंग टीम्स लाइक फ्रांस और ब्राज़ील। और इसीलिए इंग्लैंड का चैलेंज टैलेंट मैक्सिमाइज करना नहीं है, चैलेंज यही है एलीट प्रेशर के अगेंस्ट स्टेबल रहना। लेकिन एक चीज़ जो कंसर्निंग है वो है हर एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम के पास एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है। जैसे स्पेन के पास कंट्रोल है, जर्मनी के पास है स्ट्रक्चर, अर्जेंटीना के पास है मेंटेलिटी और फ्रांस के पास है पावर एंड ट्रांजिशन। और यहीं पे बात आती है इंग्लैंड के पास क्या है। कभी कभी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में बड़े टीम के अगेंस्ट इंग्लैंड को खेलते हुए देख के ऐसे लगता है कि इंग्लैंड एक सिस्टम पे नहीं बल्कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर टिका हुआ है। जब बड़े गेम्स टाइट हो जाते हैं और इंग्लैंड तभी कंजर्वेटिव हो जाता है। और ये चीज़ हमें बार बार दिख चुका है। इंग्लैंड का फ्रांस के अगेंस्ट ही देख लो, या फिर इटली का यूरो फाइनल ही देख लो। टीम जैसे सडनली फियरलेस फुटबॉल को छोड़ देती है, जैसे कि प्रेशर फिर से उनके शोल्डर पे आ चुका है। और ऑनेस्टली इस साल का वर्ल्ड कप इजी नहीं होने वाला है। फ्रांस जैसी टीम अभी भी डेंजरस है। अर्जेंटीना के मेंटेलिटी अभी भी फियरलेस जैसा पिछले साल था वैसा ही है। टीम्स लाइक पोर्तुगल, they can outsmart England easily at anywhere at any cost. So they have to look at these weak points. अब आते हैं ये इंग्लिश टीम कैसे आज इम्प्रूव हुआ है, और हम ये इस साल होप कर सकते हैं कि इंग्लैंड शायद ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। पहले इंग्लैंड के पास जो नहीं था वो चीज़ इस साल इंग्लैंड के पास दिख रहा है, और वो है स्ट्रक्चर। पहले इंग्लैंड का अप्रोच सिंपल था, बेस्ट प्लेयर को पिच पे डालो और होप करो कि केमिस्ट्री हो जाए। और इसीलिए इतने सारे इंडिविजुअल टैलेंट होने के बावजूद जेरार्ड या लैम्पार्ड एरा ठीक से क्लिक ही नहीं हुआ। सब टैलेंटेड थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम कोहेरेंट नहीं थी। लेकिन आज वो डिफरेंस हमें दिखता है। अब हर एक प्लेयर का रोल क्लियर है। मिडफील्ड में डेक्लन राइस एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, वो डिफेंसिव लाइन को शील्ड करता है ताकि कोई अटैकर उसे एक्सप्लॉइट करके इन्वेड ना कर दे, और उससे इंग्लैंड के अटैकिंग प्लेयर्स को फ्रीडम मिलता है। डेक्लन राइस के आगे होते हैं बेलिंघम या फोडेन, जो कि हाफ स्पेस एरिया को एक्सप्लॉइट करते हुए नजर आते हैं। वाइड एरियाज में है बुकायो साका, जो कि टच लाइन को होल्ड करता है, और यही बेलिंघम या फोडेन का बॉल को ले जाके अटैक में कन्वर्ट करता है। इससे वो डिफेंडर्स को भी आइसोलेट करता है और ट्रांजिशंस को बनाता है डेंजरस। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब इंग्लैंड बॉल के बिना भी ऑर्गेनाइज्ड लगती है। पहले ट्रांजिशंस में केओस दिखता था, लेकिन अब अटैकिंग, पासिंग, प्रेसिंग ट्रिगर्स क्लियरर है। पहले से तो बेहतर ही है। डिफेंसिव शेप कॉम्पैक्ट है और काउंटर अटैक कंट्रोल्ड लगता है। एटलीस्ट इस साल की इंग्लैंड टीम पहले की इंग्लैंड टीम के जैसे कलेक्टिव टैलेंट का एक स्क्वाड नहीं लगता। अब सब कुछ ऑर्गेनाइज लगता है। हमारे अटैकिंग मिडफील्ड में कोल पाल्मर, कोबी मेनू जैसे अटैकिंग फॉरवर्ड्स हमारे पास मौजूद है। पाल्मर लाता है बिटवीन द लाइन में क्रिएटिविटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, व्हाइल कोबी मेनू प्रेस रेजिस्टेंस और कंपोजर ऐड करता है मिडफील्ड में। और अगर डिफेंसिव साइड स्टेबिलाइज हो गई तो इंग्लैंड जेन्युइनली बैलेंस्ड टूर्नामेंट टीम बन सकता है। पता है पहले की इंग्लैंड को मेंटली फ्रेजाइल क्यों बोला जाता था? क्योंकि प्रेशर मोमेंट्स में उनका पैटर्न रिपीट होता था। मैचेस टेंस होते ही इंग्लैंड रश फुटबॉल में उतर आता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता था, गेम का ऊपर से कंट्रोल धीरे धीरे पीछे हट जाता था,
और शेप धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आता था। लेकिन रिसेंट टूर्नामेंट्स में इंग्लैंड में वो मेजर डिफरेंस दिख रहा है। डिफरेंस ये नहीं कि इंग्लैंड फेयरलेस बन गया है, लेकिन डिफरेंस ये है इंग्लैंड अभी प्रेशर में भी पैनिक नहीं करती। अगर ऑब्जेक्टिवली देखो तो हर बार की तरह इंग्लैंड को इस साल भी इग्नोर करना तो नामुमकिन है, क्योंकि मॉडर्न टूर्नामेंट या नॉकआउट फुटबॉल में टैलेंट एलोन इनफ नहीं होता। बैलेंस चाहिए, डेप्थ चाहिए, बिग गेम एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और क्या हम कह सकते हैं फाइनली इंग्लैंड के पास तीनों ही है। और इस साल इंग्लैंड एक एक्साइटिंग टीम नहीं बल्कि मेजर टूर्नामेंट कंटेंडर जरूर लग रही है। इंग्लैंड के पास इस बार का स्क्वाड डेप्थ प्रॉपर है, सेट पीस टेकर्स प्रॉपर है, ऑन फॉर्म है लाइक रैशफोर्ड, और स्क्वाड में मल्टीपल गेम चेंजर्स भी अवेलेबल हैं। और इंग्लैंड के पास ये स्क्वाड डेप्थ के साथ अगर इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स एक साथ क्लिक कर जाए तो हम कह सकते हैं कि इस साल यस, इंग्लैंड कैन विन दिस वर्ल्ड कप। बट द one last question. The question isn't that if England is worthy enough to win the World Cup, but the question is if this England team is ready to carry on their history and rewrite a World Cup into their history book. क्योंकि जब एक बार वर्ल्ड कप का नॉकआउट स्टेज स्टार्ट होगा, जो कि इस बार राउंड ऑफ 32 से, तब टैक्टिक्स हाफ बैटल होगी। और इंग्लैंड के सर पे इतने सालों का कर्ज, जो वो हिस्ट्री को अपने कंधे पे उठा के झेलते हुए आया है, हर एक कर्ज को एक दिन ना एक दिन तो ख़त्म होना ही है। 1996 का वेट, पेनल्टी ट्रॉमा, एक्सपेक्टेशन, मीडिया प्रेशर, द फियर ऑफ फेलिंग अगेन, इतने सब के बावजूद इंग्लैंड इस बार हम कह सकते हैं वर्ल्ड कप जीत सकता है। और मे बी, जस्ट मे बी 2026 कैन बी द ईयर फॉर इंग्लैंड, जहां फुटबॉल कमिंग होम सिर्फ एक मीम नहीं बल्कि रियलिटी बन जाए। या फिर तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन अबाउट इंग्लैंड। कैन इंग्लैंड विन द वर्ल्ड कप? अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो। हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक तो दबा सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री और ऐसे ही फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए, बिकॉज वी डू फुटबॉल अ लिटिल डिफरेंटली। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, एंड कीप वॉचिंग मोर फुटबॉल।